ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी जजमेंट सीरीज का नेक्स्ट जजमेंट करेंगे, मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 केस। सो बिफोर प्रोसीडिंग हम पहले बैकग्राउंड ऑफ द केस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने अपनी हर एक जजमेंट में पहले बैकग्राउंड को पढ़ा है कि इस केस में क्या पहले यहाँ पर बैकग्राउंड रही है जिसके कारण कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सो आप सबको पता होगा कि हमारे नियर बाय यहाँ पर बांग्लादेश वाले पार्ट पे अगर हम देखें तो हमें रोहिंग्या रिफ्यूजीज का केस सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है सिंस लास्ट 6 ईयर। एंड अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सुप्रीम रखें तो रोहिंग्या रिफ्यूजी वाला केस या कोई भी रिफ्यूजीज वाला केस है वो हमारे लिए बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा हमें देखने को मिलता है कि मैक्सिमम रिफ्यूजीज जम्मू में एंड कुछ नदरन पार्ट में यहां पर आए हैं, बांग्लादेश है, एंड वो यहीं पर यहां पर जम गए हैं। एंड धीरे धीरे वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। तो सिंस 2011 हम देख रहे हैं कि रिफ्यूजीज had been arriving in India from Myanmar because of ethnic conflicts there and being housed in the various camps. And यहाँ पर जब भी वो रह रहे हैं धीरे धीरे करते हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ एक्टिविटीज जब भी यहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो रहा है या कुछ, तो वहां पर पाया गया कि इन रोहिंग्या रिफ्यूजीज का भी नाम बीच में आया है। So since 2017, Ministry of Home Affairs advised all the law enforcement agencies, जितने भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, RAW, इन सबको कहा गया है कि आप एक्शन लीजिए टू डिपोर्ट द रोहिंग्या रिफ्यूजीज। अब आप सबको पता होगा कि इससे पहले जब यहाँ पर ब्रेक्जिट करके गया था तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न यूके के लिए था रिफ्यूजीज का, बिकॉज यहाँ पर ब्रेक्जिट जब भी था तो यूके को यहाँ पर सारी की सारी कंडीशन माननी पड़ रही थी। बट जैसे ही यूके वहां से बाहर हुआ तो यूके अपनी खुद की पॉलिसीज यहाँ पर फ्रेम कर सकता था। सेम यहाँ पर क्या हुआ कि सलीमुल्लाह ने, मोहम्मद सलीमुल्लाह जो कि पिटिशनर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रीच किया अंडर आर्टिकल 32 और कहा कि यहाँ पर कुछ प्रोविजंस होने चाहिए कि जो रिफ्यूजीज हैं उनको बेसिक ह्यूमन एमिनिटीज प्रोवाइड की जाए, ह्यूमन एमिनिटीज, घर दिया जाए यहाँ पर उन्हें, ठीक है, एंड अदर यहाँ पर एमिनिटीज दी जाए। एंड साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इनका यहाँ पर राइट है। ओके, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया राइट, आर्टिकल 19 को यूज किया गया, बिकॉज आर्टिकल 19 आपको पता है खाली सिटीजन्स के लिए है, फॉरनर्स के लिए नहीं है। रोहिंग्यास एक तरीके से हमारे पास फॉरनर्स बन गए। तो ये केस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 सवाल उठे गए। नंबर 1 कि इज इंडिया बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने 1951 का यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज को साइन किया हुआ है तो उसका आर्टिकल 33 कहता है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट क्या होता है कि कोई रिफ्यूजी बाई चांस फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ गया, फिर किसी भी कंट्री में आ गया, यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया में आ गया, एंड यहां पर अब इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको पूरी बेसिक ह्यूमन एमिनिटीज प्रोवाइड की जाए सो दैट वो अपनी उस कंट्री में जहां से वो आए थे, जहां पे उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था, वहां पर वो वापस ना जाए। डन। बट यहां पर इस केस में कहा गया कि एज इंडिया हैज नॉट साइंड द यूएन कन्वेंशन ऑन 1951 ऑन रिफ्यूजीज, तो इंडिया इज नॉट बाउंड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। सेकेंड, डज द डिपोर्टेशन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम वायलेट देयर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, कि क्या 14 और 21 राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वलिटी वो उनका वायलेट हो रहा है, यहां पे सवाल उठा गया। whether the fundamental right mentioned in article 19(1) that is freedom of speech and expression, कि क्या वो नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। ये तो साफ साफ था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर हटा देगा, बिकॉज आर्टिकल 19 जो है वो खाली अवेलेबल है टू द सिटीजन्स। ओके, तो एज यूजुअल जब भी कोई कोर्ट में केस जाता है कुछ पिटिशनर्स अपने पॉइंट रखते हैं, कुछ रिस्पोंडेंट अपने पॉइंट रखते हैं। सबसे पहले पिटिशनर ने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है वो एक राइट है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ। बट यहां पर क्वाइट ऑब्वियस है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा, जब गया होगा, तो सबसे पहले सवाल यही उठा होगा कि नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल तो तब फॉलो किया जाएगा जब इंडिया ने आर्टिकल 33 ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज 1951 को साइन कर रखा होगा, जो कि इंडिया ने साइन नहीं कर रखा। ओके, द राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 आर अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स। क्या 14 और 21 नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है? ओके, थर्ड, सिंस इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी बट पार्टी टू अदर डिक्लेरेशन, सो ऑब्लिगेशन हो जाती है। भाई इंडिया ने 1951 की तो साइन नहीं कर रखी, बट बाकी सारी जो डिक्लेरेशन है वो उनका वो पार्टी है,
तो क्या इंडिया की ऑटोमेटिकली ऑब्लिगेशन हो जाती है? सवाल ये भी उठा गया। गवर्नमेंट अपने पॉइंट्स लेकर आई। एज यूजुअल गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी पर्सन यहां पर प्रोटेक्शन मांग रहा है अंदर डिपोर्ट, भाई किसी कंट्री से डिपोर्ट होकर वो हमारी कंट्री में आया है, क्वाइट ऑब्वियस है उसको पहले तो फॉरेनर माना जाएगा। फॉरेनर की डेफिनेशन कहां दे रखी है? फॉरेनर्स एक्ट 1946। ये सब आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी पढ़ा होगा कि 1946 में उसको काउंट किया जाएगा। तो क्वाइट ऑब्वियस है फॉरेनर है। अगर हम देखें तो यहां पर आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल खाली सिटीजन ऑफ इंडिया को है, ये फॉरेनर्स को नहीं अवेलेबल हो सकते। क्वाइट ऑब्वियस है। ओके, अब उन्होंने कहा कि भाई जो नॉन डिफॉल्टमेंट है वो खाली उन्हीं के ऊपर लगेगा जिसने 1951 की कन्वेंशन साइन कर रखी है। हमने तो वो साइन ही नहीं कर रखी। ओके, थर्ड पॉइंट, जो आर्टिकल 19 है विल बी अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड कंसिडरिंग नेशनल सिक्योरिटी एज अ मेन कंसर्न। सो गवर्नमेंट के पास यहां पर एब्सोल्यूट राइट है, वो किसी भी फॉरेनर को एक्सपेल कर सकता है। क्वाइट ऑब्वियस है, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी सुप्रीम। तो ये तीनों पॉइंट गवर्नमेंट के रखे गए। नाउ जजमेंट डे आता है। एज यूजुअल आपको इस केस में बड़ा आराम से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नंबर वन, तो जज ने पहले यही कह दिया कि भाई जो इंडिया है वो प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिफॉल्टमेंट को फॉलो नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 कन्वेंशन ऑफ यूएन ऑन रिफ्यूजीज। तो नंबर वन तो यहां पर स्क्रैप हो गया। नंबर टू, ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 51 का क्लॉज सी जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यहां पर 11, भी उसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेट शेड एंडेवर टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज ऑब्लिगेशन पीपल विद वन अनदर। भाई ठीक है, जो भी इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, ट्रीटीज बनी हुई हैं, भाई उसको यहाँ पर इंडिया रिस्पेक्ट दे। यहाँ पे ये सब 51C में लिखा हुआ है। बट रिस्पेक्ट देने के साथ साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिस्पेक्ट तो आप देंगे, ठीक है, बट इसको नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर आप नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी विल बी ऑलवेज सुप्रीम। एंड यहां पर कहा कि जो राइट to not to be deported is ancillary. Ancillary means secondary to the right to reside or settle in any part of the territory of India under Article 19(1) Clause E and cannot be given to all. यहां पर अब थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? द राइट टू नॉट टू बी डिपोर्टेड, भाई आपको डिपोर्ट ना करें, इज सेकेंडरी। ये सेकेंडरी है टू द राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। इन आर्टिकल 19(1) क्लॉज ई कहता है कि भाई कोई भी यहां पे रिजाइड कर सकता है, सेटल कर सकता है, बट with some reasonable restrictions. That reasonable restrictions are defined by the Supreme Court from case to case. And since Article 19 is not applicable to the foreigners, it is available only to the citizens of India. तो यहां पर डिपोर्ट करने की बैक टू द कंट्री यहां पर पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। एंड उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहां पर नेशनल सिक्योरिटी, जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी है उसको सुप्रीम रखा जाए। एंड जो 51C में कहा गया है इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी, भाई इनको आप फॉलो तो करो, बट अगर ये हमारे डोमेस्टिक लॉज जो है यहाँ पे डोमेस्टिक रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को सुप्रीम रखा जाएगा, सुप्रीमेसी दी जाएगी, रेदर देन गिविंग डिपोर्टेशन टू द फॉरेनर्स। एंड जो भी यहाँ पर बंदा डिपोर्ट कराया है किसी फॉरेन कंट्री से, क्वाइट ऑब्वियस है उसको फॉरेन यहाँ पे फॉरेनर काउंट किया जाएगा एंड उसके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट 1946 यहां पर लगेगा। सेम चीज आप देखते हैं कि CAA में कंसर्न ही ये था जब यहां पर कहा था कि जो भी 6 कम्युनिटीज हैं जो यहां पर दिसंबर के बाद आई हैं उनके ऊपर कोई भी पासपोर्ट एक्ट या फॉरेनर्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड हो गई थी। सो इस केस में भी यही कहा गया कि यस भाई आपको इंटरनेशनल लॉज को यहां पर ट्रीटीज को ऑब्लाइज तो करना है, बट अगर वो हमारे डोमेस्टिक रूल्स और रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं तब आप उनको सुप्रीमेसी नहीं देंगे। सो दिस इज ऑल जजमेंट ऑफ मोहम्मद सलीमुल्लाह regarding refugees deportation is concerned. So I hope you all have got this judgment. We'll come up with another judgment soon. Till then, take care. Jai Hind to all.